देश की राजनीति में दो बातों की चर्चा खूब रहती है। एक बात तो यह कि विपक्ष को 2024 नहीं 2029 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं, ये कई लोग कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर फुल कॉन्फिडेंट भी हैं। दूसरी बात की चर्चा यह चलती है कि 2024 का चुनाव तो मोदी जीत जाएंगे, 2029 के बाद क्या होगा। इसी में लोग नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की चर्चा करते हैं कि मोदी के बाद किसका नंबर आएगा, अमित शाह होंगे, योगी होंगे, हिमंता होंगे, कौन होगा, यह सारी चर्चा चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जिस तरह के विजन को लेकर चल रहे हैं, उसमें यह क्लियर है कि वो कहीं जाने वाले नहीं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट का प्लान क्या है, इसे अगर कोई एक नेता अच्छे से जानता है तो वो है उनके सबसे करीबी अमित शाह। अमित शाह ने आज एक बड़ी बात कह दी है। अमित शाह ने कहा है कि 2034 तक मोदी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगले 10 साल तो नरेंद्र मोदी ही हैं। यह अमित शाह ने बयान दिया है कि अगले 10 साल नरेंद्र मोदी हैं। यानी जो लोग ये पूछते थे कि क्या मोदी 75 साल के होने पर रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह का बयान कह रहा है नो रिटायरमेंट बॉस, 2034 तक मोदी ही मोदी। जो ये पूछते थे कि मोदी के बाद योगी, अमित शाह, हिमंता कौन, अमित शाह ने उन्हें बता दिया कि 2029 में भी किसी का नंबर नहीं है, 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और जो विपक्ष ये सोचता था कि 24 निकल जाने दो, 29 में तो हम नरेंद्र मोदी को के जाने के बाद बीजेपी को हरा देंगे, उस विपक्ष को झटका लगा है इस बयान से कि 2034 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। दरअसल इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया था कि वो 10 साल बाद किसे विपक्ष में देखते हैं। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि 10 साल बाद का आकलन कोई नहीं कर सकता। 10 साल बाद कौन विपक्ष में होगा यह जनता परफॉर्मेंस के आधार पर तय करेगी। लेकिन अमित शाह ने यह दावा भी कर दिया कि उनका आकलन यही कहता है कि 10 साल तो नरेंद्र मोदी ही सत्ता में रहने वाले। यानी 2034 तक ना तो विपक्ष का नंबर आने वाला है, ना बीजेपी में से किसी और का नंबर आने वाला है। नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं, यह अमित शाह ने साफ कर दिया है। यानी जिस वक्त सभी 2024 के चुनाव की बातें कर रहे हैं, जिस वक्त इंडी गठबंधन इस कोशिश में है कि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक लिया जाए, उस वक्त नरेंद्र मोदी 2024 नहीं 2034 तक की तैयारी करके बैठे, 2034 की तैयारी। यानी तीसरा टर्म ही नहीं, चौथा टर्म भी नरेंद्र मोदी सोच कर बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए क्या क्या होगा। अगले 10 साल भी राहुल गांधी के लिए कोई चांस नहीं होगा। उनकी लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग, उसका कोई स्कोप नहीं दिख रहा। अगले 10 साल ममता बनर्जी भी बंगाल तक सिमट कर ही रह जाएंगी। फिर तो अभी 10 साल और केजरीवाल को हर बात के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराना होगा। अभी 10 साल और अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेताओं को संघर्ष करना होगा। यह मतलब है नरेंद्र मोदी के 2034 तक प्राइम मिनिस्टर रहने का। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भविष्य की राजनीति का जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसके मुताबिक अगले 10 साल वो कहीं नहीं जा रहे और अगले 10 साल विपक्ष का नंबर भी नहीं आने वाला। नरेंद्र मोदी होने लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि वो आगे वाले अपने टर्म में, आने वाले टर्म में बड़े फैसले करने वाले। तीसरा टर्म तो नरेंद्र मोदी फिक्स मानकर चल रहे हैं, लेकिन चौथा टर्म भी वो पूरा करेंगे, इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी और इनकी टीम सोचकर चल रही है। क्योंकि पीएम मोदी की टीम के मुताबिक अभी बड़े बड़े काम बचे हुए हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। जैसे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बुनियाद रख देनी है, 2029 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देना है, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना है, 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत में करवानी है। यह वो काम है जो अब तक भारत में कोई नहीं कर सका, ना ही कोई इसकी प्लानिंग कर पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके बारे में ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि पूरी प्लानिंग करके बैठे। इन बड़े कामों की शुरुआत पीएम मोदी के तीसरे टर्म से ही हो जाएगी। पीएम मोदी खुद संसद के अंदर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होने जा रहा है। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी इन सपनों को पूरा करने के लिए
कैसे अपने सियासी दुश्मनों तक से दोस्ती कर रहे हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। यानी नरेंद्र मोदी की फ्यूचर प्लानिंग दूर की है और वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्लानिंग को पूरा करना है तो उनके पास बम्पर बहुमत भी होना चाहिए सत्ता में रहते हुए। पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी नंबर गेम के, डिस्टर्बेंस के, बिना किसी गठबंधन की मजबूरी के सत्ता में रहना जरूरी है, जिससे बड़े फैसले बिना हिचक लिए जा सके। भाई लोकसभा में उनके पास नंबर रहता है, राज्यसभा में मामला अटकता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में इतना नंबर हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आगे बढ़ने की गति है, उसको सीधा 5th गियर में डाला जा सके। पीएम मोदी 3rd टर्म में देश के लिए बड़े फैसले करना चाहते हैं और इसके लिए वो बिना ब्रेकर वाली मजबूत सरकार चाहते हैं। इसलिए वो लगातार 370 सीट और 400 पार की बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे साथी भी जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गठबंधन भी कर रहे हैं जिसको सुनकर लोग हैरान हैं। जैसे ओडिशा में सरकार चला रही बीजेडी के साथ बीजेपी के गठबंधन की बातें चल रही है, कहा जा रहा ऑलमोस्ट डन है, जबकि ओडिशा में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, यानी बीजेडी उसकी सियासी दुश्मन है। इसके बावजूद बीजेपी और बीजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह कहा जा रहा है। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी होना है और वहां पर राज्य में नवीन पटनायक जैसे मजबूत नेता हैं। सूत्रों का दावा है कि ओडिशा में गठबंधन हुआ तो बीजेपी 14 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी और बीजेडी 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा में बीजेडी जो है वो 95 से 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 46 से 52 सीट पर। ओडिशा में अगर बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन होता है तो फिर विपक्ष सिर्फ नाम का ही रह जाएगा और अधिकतर सीटें बीजेपी बीजेडी गठबंधन के पास ही आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपको मैं ओडिशा का गणित समझाऊं कि ओडिशा में क्या स्थिति है, आप सोचिए क्या कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा होगा। ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जिस ओडिशा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आप देखिए कि ओडिशा की तस्वीर क्या है। 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां ओडिशा में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? वहां पर कुल सीट 21 है। इसमें बीजेपी कितनी जीती थी? बीजेपी ने जीती थी 8 सीट और बीजेडी ने जीती 12 सीट और कांग्रेस ने जीती 1। अब आप बताइए कि ये दोनों जो बड़े प्लेयर हैं, 21 में से 20 सीट जीतने वाले, यही साथ आ गए और कहा जा रहा है कि जितनी सीट बीजेडी जीती उतनी बीजेपी लड़ेगी। और आप वोट शेयर भी देखिए, अगर आपको वोट प्रतिशत बताऊं, इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था 38.4% और जो बीजेडी थी इसका था 42.8%। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 80% के पार मामला चला जाता। अब 80% वोट पाने वाले लोग साथ में आ गए तो कांग्रेस जिसको 13-13.5% वोट आया वो क्या ही कर लेगी। अगर बीजेपी और बीजेडी साथ आ गए तो फिर ओडिशा में क्लीन स्वीप हो जाएगा, क्योंकि जिस भी पार्टी या गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, पार्टी और गठबंधन लैंडस्लाइड जीत हासिल कर लेता है। इसी तरह से आप देखिए कि त्रिपुरा में, सिर्फ ओडिशा की बात नहीं है, त्रिपुरा में भी देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वही बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। विधानसभा में विपक्ष के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गई। त्रिपुरा में 60 सीटों में 13 विधायक टिपरा मोथा के, इनमें 2 अब मंत्री बन गए। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन त्रिपुरा की 1 सीट पर टिपरा मोथा पार्टी का काफी प्रभाव है।
इसलिए अब टिपरा मोथा पार्टी के साथ आ जाने से त्रिपुरा की दोनों सीटें अब एनडीए गठबंधन के लिए एक तरह से फिक्स हो गई। आप नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन देखिए बॉस, एक एक सीट वो सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि थर्ड टर्म में मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे एक एक नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, लेकिन बीच में वो एनडीए छोड़कर चले गए। अब फिर से नायडू एनडीए में आना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव होगा और वहां लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। आंध्र प्रदेश में 2019 के चुनाव में 25 सीटों में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने गठबंधन के जरिए आंध्र प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेना चाहती है। यानी अगर आप देखिए ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर जगह बीजेपी अपने विरोधियों को भी साथ लेकर आ गई है। भाई तो इसका मैसेज क्या है फिर? कि उसे अपना फिक्स टारगेट हासिल करना है। जब टारगेट बड़ा होता है तो एक एक सीट अहम हो जाती है। जिन राज्यों में नए गठबंधन किए गए या फिर होने वाले हैं, उन राज्यों की लोकसभा सीटों को अगर आप देखेंगे कि वहां क्या समीकरण बैठता है, आप देखिए क्या कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है। बिहार में 40, ये आपको लोकसभा की सीट बता रहा हूं, लोकसभा सीट बिहार में 40 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट, ओडिशा में 21 हो गई, आंध्र प्रदेश में 25 हो गई, त्रिपुरा में 2 हो गई। आप देखिए ये सीटें नरेंद्र मोदी को 370 पार और एनडीए के 400 पार के टारगेट को करीब लाने में मदद करेंगी। इसी वजह से कई गठबंधन की बात तो हो ही रही है, कहीं कहीं सीट शेयरिंग भी फाइनल हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी, सीएम शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। सूत्रों के मुताबिक तीनों दलों के बीच 32-10-6 का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी बीजेपी राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 32 पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसे 10 सीटों का ऑफर मिला है और अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उसे 6 सीटें दी गई। बुधवार को अमित शाह मुंबई में थे और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बन भी गई। इसी तरह बिहार में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल वहां नहीं हुआ है। पिछली बार एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी दोनों 17-17 सीट पर लड़े और बाकी सीटें एलजेपी को मिली थी। इस बार भी जेडीयू का दावा है कि उसको जीती हुई 16 सीटें फिर से मिलेंगी। बीजेपी 17 पर लड़ेगी, लेकिन इस बार बिहार में एनडीए के साथियों में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी हैं। इसके अलावा कुछ पेच एलजेपी को लेकर फंसा है कि एलजेपी को कितनी और कौन सी सीटें मिलेंगी। बहुत मुमकिन है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें जेडीयू, एलजेपी के जो दोनों गुट हैं चाचा भतीजे के, और कुशवाहा और मांझी में बढ़ जाए। अगले कुछ दिनों में बिहार में भी एनडीए की पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कौन कितनी सीट पर लड़ेगा यह फाइनल पता चल जाएगा। तीसरे टर्म में पीएम मोदी बड़े बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं और इसके लिए सारे ब्रेकर्स भी हटा रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में 400 प्लस जीतने का टारगेट है, तो इससे लोकसभा के अंदर क्लियर बहुमत होना चाहिए। इसके साथ नए दलों के जुड़ने से और राज्यसभा की एक एक सीट पर जोर लगाने से राज्यसभा में भी एनडीए का नंबर गेम बढ़ा है। इससे फायदा यह होगा कि राज्यसभा में भी अहम बिल्स को मोदी सरकार पास करा लेगी। पहले राज्यसभा में बिल लटकने का डर लगातार बना रहता था, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग की वजह से लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। अभी आप देखिए ना, राज्यसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अखिलेश यादव की एक सीट जो है चली गई बीजेपी के पास, हिमाचल वाली सीट चली गई कांग्रेस की बीजेपी के पास। एक एक सीट पर नरेंद्र मोदी का फोकस है और एक तरफ नरेंद्र मोदी बड़े फैसलों के लिए एक एक सीट जोड़ रहे हैं, एक एक साथी जोड़ रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन भी हाथ पैर मार रहा है, लेकिन जोड़ कुछ नहीं पा रहा। मोदी की गारंटी के जवाब में आज राहुल गांधी ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए। राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बता दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा। राहुल गांधी ने किसानों के लिए एमएसपी कानून समेत जातिगत जनगणना का वादा तो दोहराया ही,
युवा वोट बैंक को टारगेट करते हुए सबसे बड़ा दांव खेल दिया। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। राहुल गांधी का कहना है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहला वादा वो ये कर रहे हैं कि भर्ती भरोसा, युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती का भरोसा दिया जाएगा। केंद्र सरकार की 30 लाख खाली वैकेंसी को भर दिया जाएगा। दूसरा वादा उन्होंने किया राइट टू अप्रेंटिसशिप, यह कानून लाएंगे। डिप्लोमा डिग्री होल्डर को 1 साल अप्रेंटिसशिप की गारंटी देंगे और अप्रेंटिस करने वालों को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। तीसरा वादा किया कि नया कानून लाकर पेपर लीक पर रोक लगा देंगे। चौथा वादा गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा का किया। और 5वां वादा युवा रोशनी को लेकर किया, यानी युवाओं के लिए 5000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी के इन वादों का लाइव टेस्ट करेंगे कि इन वादों को पूरा करना वाकई पॉसिबल है भी या नहीं। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। कांग्रेस ने आज 5 बड़े ऐलान किए। पाठशाला में हमने इसका कैलकुलेशन किया और यह देखा कि ये वादे कितने प्रैक्टिकल हैं, इस पर खर्चा कितना आएगा, क्या ये वादे करने से पहले ठीक से होमवर्क भी किया गया है या नहीं। जैसे आप देखिए, पहला वादा राहुल गांधी ने किया 30 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब यह वादा कितना प्रैक्टिकल है वो भी देखिए। केंद्र सरकार में अभी करीब 40 लाख पोस्ट हैं, जिसमें करीब 30 लाख कर्मचारी हैं और 9.64 यानी 9,64,000 पोस्ट खाली। अब आप सोचिए कि आजादी से अब तक 40 लाख पोस्ट सरकारी नौकरियों में जनरेट हुई हैं। कांग्रेस का वादा है कि वो 30 लाख सरकारी नौकरी और जनरेट कर देगी। अब यह अपने आप में बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज लग रही है। इसमें एक और पेच है कि कांग्रेस ने खुद कोई डेडलाइन नहीं दी है कि वो कितने समय में 30 लाख सरकारी नौकरियां जनरेट कर देगी। कांग्रेस ने कहा और कब तक पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, यह भी नहीं बताया। 30 लाख सरकारी जॉब देने में कितना खर्च आएगा उसका कैलकुलेशन भी देख लीजिए। अभी 30 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर केंद्र सरकार का औसतन सालाना खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर 30 लाख और भर्ती करेंगे तो वेतन और भत्ते पर सालाना कुल खर्च करीब 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो पहला वादा तो प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। अब दूसरा वादा राहुल गांधी का कहे कि 25 साल के उम्र के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। सालाना 1 करोड़ ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स निकलते हैं, यानी कुल खर्च 1 लाख करोड़ रुपए सालाना पड़ेगा सरकार के ऊपर। एक और वादा जिसमें जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने का वादा है। कांग्रेस खुद कह रही है कि इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे पहले राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी भी दे चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस पर कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए सालाना आएगा। यानी राहुल गांधी बोलने को तो बोल दे रहे हैं, पैसा कहां से लाएंगे इसका हिसाब कुछ नहीं है। इन वादों को पूरा करने में कितना खर्च आएगा अगर आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो जिस तरह से अभी बात हुई कि भाई आप खर्च देखिए, एक तो आया 2.5 लाख करोड़ खर्च किसमें, सरकारी नौकरी में 2.5 लाख करोड़ एक खर्च तो ये आया। उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स को 1 लाख रुपए दे रहे थे सालाना, तो 1 लाख करोड़ ये हो गया, 1 लाख करोड़। स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ ये इन्होंने बोला। एमएसपी की गारंटी यानी 17 लाख करोड़, इसको मान लीजिए एक तरीके से 17 लाख करोड़, यानी कुल जोड़ दीजिए ये सब तो यही 4 में
20 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आ जाएगा, जो 5 वादा राहुल गांधी कर रहे हैं। और देश का बजट कितना है? देश का बजट है 47 लाख करोड़ रुपया। यानी देश का 45% हिस्सा कांग्रेस सिर्फ वादा पूरा करने में निकाल देगी। तो विकास कहां से होगा? आपको याद होगा कि पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही एक वादा किया था। उनका वादा था कि वो गरीबों को सालाना 72,000 रुपए दे देंगे, जिसका कुल खर्च 3,60,000 करोड़ रुपए बैठ रहा था। 2019 में 22 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और किसानों के लिए स्पेशल बजट बनाने का वादा किया था। लेकिन इन वादों पर भी जनता ने भर भर कर वोट नहीं किया। इनको पब्लिक को समझ में आ गया कि नहीं करने वाले हैं। इस बार नए वादे लेकर आए। इसी तरह कांग्रेस ने आज 2 और वादे किए, जिसमें गिग वर्कर्स यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा और पेपर लीक को रोकने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने यह वादा किया है कि वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए कानून लेकर आएंगे और उनका जीवन बेहतर करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह क्लियर नहीं किया कि कानून में क्या होगा, कैसे वो वर्कर्स का जीवन बेहतर करेंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है अभी। इसी तरह कांग्रेस पेपर लीक को लेकर गारंटी दे रही है कि वो पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि कानून में होगा क्या, कैसे पेपर लीक पर रोक लग जाएगी कानून आने से। और पूरे देश ने अभी यह देखा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां शायद ही कोई ऐसा पेपर था जो लीक नहीं हुआ था। इसलिए जनता ऐसे वादों पर भरोसा करेगी, यह मुश्किल ही लगता है। तो नरेंद्र मोदी 2034 तक का विजन लेकर चल रहे हैं। अमित शाह ने कह ही दिया कि 2034 तक मोदी ही मोदी हैं और कोई है नहीं। और कांग्रेस की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं।